वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट हमारा पेपर बहुत नज़दीक है, फिलहाल के दिनों में होने ही वाला है पेपर। तो हमारी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं और थोड़ा सा आईसीटी के क्वेश्चंस रिवाइज अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ऑल एमसीक्यूज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आईसीटी के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ओनली फॉर पेपर 1। चलिए, पहला क्वेश्चन एमएस एक्सेल से है और एमएस एक्सेल के क्वेश्चन फॉर श्योर हैं। और दूसरा टॉपिक इज नंबर कन्वर्जन। तो नंबर कन्वर्जन की वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। यूजीसी नेट के लिए स्पेशली मैंने वहां सॉल्व आउट करवाया है जितना टाइप नंबर कन्वर्जन का आता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एमएस एक्सेल की शीट है, शीट बेस्ड, और दिस इज योर फॉर्मूला जिसको आपने सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला के बारे में आपको बता देती हूँ। दिस इज इफ फॉर्मूला, इफ फंक्शन। तो इफ जो फंक्शन है आपका वो एक लॉजिकल फंक्शन है। तो लॉजिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जहां पर आप कंडीशन को टेस्ट करते हो और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है या तो येस या तो नो, यानी या तो ट्रू या तो फॉल्स, ऐसा। तो लॉजिकल फंक्शंस में इफ आता है। और आप मल्टीपल इफ्स का इस्तेमाल भी करते हो जिसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। उसके बाद सम इफ है, सम इफ्स है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है। ये वाले कुछ लॉजिकल फंक्शंस के अंदर आता है और पक्का क्वेश्चन भी आता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो इफ का सिंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है, इसी सिंटेक्स यानी लिखने के तरीके पर ये काम करते हैं। तो इक्वल टू इफ, पहले आप कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो भी आपने यहां लिखा है वो रिजल्ट बनेगा कॉमा के बाद। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जो भी आपने यहां लिखा है वो बनेगा रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने एक सिंटेक्स अपने हिसाब से लिखा है समझाने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल जर्नल सिंटेक्स है वो भी मैं आपको राइट डाउन करके दे देती हूँ। दैट इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट, देन लॉजिकल टेस्ट। कंडीशन की जगह लॉजिकल टेस्ट लिखा है, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट, वैल्यू इफ ट्रू, वो वैल्यू आएगी जो ट्रू है, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, वो वैल्यू आएगी जो फॉल्स है, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, दिस इज एक्चुअल सिंटेक्स ऑफ इफ फंक्शन। और ये समझाने के लिए था, ये सब समझाने के लिए, समझने के लिए। चलिए आगे बात करें जरा हम लोग। तो एक जर्नल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं ऐसा चाह रही हूँ कि मैं स्टूडेंट का रिजल्ट निकालूं कि स्टूडेंट पास है या स्टूडेंट फेल है। तो किस तरीके से निकाला जाएगा? तो स्टूडेंट पास या फेल उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि A2 नाम का एक सेल है जिसके अंदर आपने परसेंटेज निकाली हुई है स्टूडेंट की। तो उस पर आप कंडीशन अप्लाई करोगे। तो मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि इक्वल टू इफ A2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो स्टूडेंट क्या हो जाए? पास। नहीं तो स्टूडेंट क्या हो जाए? फेल। ठीक है, ये मैंने अप्लाई करा। अब A2 की वैल्यू सपोज आ गई 15, किसी स्टूडेंट के 15% है। तो कंडीशन देखिए यहाँ पे ट्रू हो रही है कि फॉल्स? तो A2 की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 40 हो रही है ना, तो कंडीशन फॉल्स है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट रन करता है, ये वाला पार्ट रन करता है ना, तो क्या रिजल्ट आ जाता है? फेल। अब A2 की वैल्यू आई है 69। तो 69 पर अगर मैं देखूं तो मेरी कंडीशन इज ट्रू। तो ट्रू होते ही क्या रन होता है? ये वाला पार्ट। तो रिजल्ट क्या आ जाता है? पास। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो कुछ यहां लिखा होगा वो रन होगा। तो यहाँ क्या लिखा है? पास। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो कुछ यहां लिखा है वो रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ क्या लिखा था? फेल। ठीक है, ये इफ फंक्शन ऐसे काम करता है। अब हम आगे बात करते हैं, जब हम मल्टीपल इफ्स का कहीं पर इस्तेमाल करते हैं तो कैसे काम करना है। देखिए, मल्टीपल इफ्स में हम डिवीजन निकाल रहे हैं। चलो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ऐसा निकालना है स्टूडेंट का। तो आप मल्टीपल इफ्स का इस्तेमाल करोगे, दैट इज नेस्टेड इफ। जब मल्टीपल, एक से ज्यादा इफ का इस्तेमाल हो उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तब अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? मैं डिवीजन निकाल रही हूँ कि स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है। तो वो डिवीजन भी परसेंटेज पे डिपेंड करती है। तो अगेन मैंने A2 नाम का सेल ले लिया जिसके अंदर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, डिवीजन के लिए। तो A2 जो सेल है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए। ठीक है, कॉमा,
कॉमा के बाद एक और कंडीशन, मैंने ब्रैकेट बंद नहीं की है, अगर A2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो सेकेंड डिविजन आ जाए, ठीक है। फिर कॉमा, एक और कंडीशन, ब्रैकेट बंद नहीं हुई है, अगर A2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो थर्ड डिविजन आ जाए, ठीक है, थर्ड डिविजन आ जाए, अभी भी ब्रैकेट बंद नहीं हुई है। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो स्टूडेंट हो जाए फेल। और ब्रैकेट जितनी खुली थी, ठीक है, वो सब की सब बंद होंगी। एक मिनट रुकिएगा। इक्वल टू इफ अगर A2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। इसके बाद एक और इफ, अगर A2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो सेकेंड डिवीजन आए। एक और इफ, अगर A2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो थर्ड डिवीजन आए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो स्टूडेंट हो फेल। जितनी ब्रैकेट्स खुली थी लास्ट में बंद, इस तरीके से अप्लाई होगा। ये मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझना है आपने, ठीक है। अब A2 की वैल्यू सपोज कहीं पर आई 96, तो कौन से वाला इफ चलेगा, ये वाला इफ चलेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। अब A2 की वैल्यू आई 33, तो ना ये इफ चलेगा, ना ये इफ, ना ये इफ, सीधा स्टूडेंट क्या हो जाता है, फेल। अब A2 की वैल्यू अगर 72 है तो कौन सा इफ चलेगा, ये वाला, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो थर्ड डिवीजन आएगी। ये ऐसे कुछ काम करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा क्या हम लोगों ने लिखा हुआ है। देखिए, तो यहाँ लिखा है इक्वल टू इफ B2, ये सिंबल नॉट इक्वल्स टू का है, रेनिंग, एक और इफ लगाया, C2 इक्वल टू हाई, कॉमा नो, कॉमा यस, कॉमा नो। ये फंक्शन आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और ये फंक्शन आपने कहाँ अप्लाई करना है, E3 से E6 में, कॉपी पेस्ट होगा बाद में, फिलहाल यहाँ E3, ओके, यहाँ पर अप्लाई होगा। E2 में अप्लाई करना है, उसके बाद यही सेम फॉर्मूला बाकी सब में कॉपी करना है, ये कह रहा है अब, ठीक है। तो जरा देखें क्या आंसर आता है, यस आता है या नो आता है, चेक करते हैं। तो पहला वैल्यू क्या है, अगर आप देखो तो इफ का सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल टू इफ, पहले कंडीशन लिखी होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो यहाँ लिखा होगा वो रिजल्ट, नहीं तो जो यहाँ लिखा होगा वो रिजल्ट, ऐसा कुछ होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ये वाला इफ यहाँ पर कंडीशन है, लेकिन इसके आगे ट्रू वाली वैल्यू नहीं है, उस पर एक और इफ लगा हुआ है। इफ ये कंडीशन, ये इसकी ट्रू होने पर वैल्यू आएगी, ये इसके फॉल्स होने पर वैल्यू आएगी। अगर ये वाला इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो नो रिजल्ट आएगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो यस रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं बीच वाला इफ देखूं तो वो कंप्लीट है, ठीक है, तो मैं उसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि पहले वाला कंप्लीट नहीं है इफ, इसलिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इफ C2 में देखिए जरा, C2 में क्या है, हाई, क्या बोला इसने, C2 इक्वल टू हाई है यानी कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू होने पर क्या वैल्यू आनी थी, नो। तो अब ये फंक्शन सॉल्व होके मुझे रिजल्ट कुछ ऐसा दे रहा है, इक्वल टू इफ B2 नॉट इक्वल टू रेनिंग, कॉमा, यहां पर नो आ गया क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू हुई, तो रिजल्ट क्या आया, नो, ठीक है, कॉमा ये वाला नो, ओके। तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिजल्ट आएगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब दोनों जगह नो नो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, B2 नॉट इक्वल्स टू रेनिंग, B2 की वैल्यू रेनिंग के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो B2 में चेक करें क्या है, B2 में सनी है, B2 में सनी है, B2 में क्या वैल्यू है, सनी।
तो यानी वो रेनिंग के बराबर नहीं है, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई ना। तो ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट रन करेगा, तो आंसर क्या आ गया? नो। तो यहां पर क्या आना है? नो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों को अगर सिंटेक्स पता है ना, तो हम बहुत आसानी से काम कर लेंगे। सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा फोकस लगाना है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बात किया था सम इफ और सम इफ्स को लेकर। तो सम इफ मतलब, इफ में तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं सम, लेकिन सम निकालना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन यहां सम में वन कंडीशन होगी, यहां पर भी सम निकालना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, लेकिन यहां मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन होगी, यानी एक से ज्यादा कंडीशन होगी। यही दोनों में डिफरेंस है। जैसे आप लोगों ने एक टेबल बनाया और आपने कंडीशन दी जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है उनका सम कर दो। तो आपका एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें सैलरी मेंशन है एम्प्लॉयज की, तो सिर्फ उन्हीं का सम होगा, उन्हीं लोगों की सैलरी का सम होगा जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर थी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे कंडीशन एक से ज्यादा है, तो आपने दिया कि जिनका घर का एड्रेस चंडीगढ़ है, जिनकी सिटी चंडीगढ़ है, और जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है उनका सम हो। तो जहां पर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही होंगी, सिर्फ उन्हीं की सैलरी का सम होगा, बाकी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सम इफ का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है, वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, आई थिंक सम इफ्स का, ओके सम इफ्स का है, ठीक है। चलिए सम इफ के लिए आप लोग पिछली वीडियो चेक कर लेंगे, वहां पर मैंने सम इफ डिस्कस किया है। इस वाली वीडियो में हमने इफ, नेस्टेड इफ और सम इफ्स पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? इन दिस फॉलोइंग एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ 100 कस्टमर। तो यहाँ पे 100 कस्टमर की लिस्ट दी हुई है। कॉलम ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेम, कॉलम बी कस्टमर की कैटेगरी, कॉलम सी पेमेंट कैटेगरी। ठीक है, पेमेंट कैटेगरी में हमें क्या मेंशन है कि अगर जीरो है, पेमेंट कैटेगरी में जीरो का मीन्स है डिस्काउंटेड प्राइस। जीरो का क्या मतलब है? डिस्काउंटेड प्राइस है। और वन का मतलब क्या है? फुल प्राइस है। ठीक है, और डी का मतलब है प्राइस दैट कस्टमर पेज। द एग्जाम्पल एक्चुअल लिस्ट एंड सिंपली शो डिफरेंट कैटेगरी। ये आपको टेबल दे रखा है, अब हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉर्मूला यू वुड इंडिकेट द टोटल अमाउंट। तो हमें टोटल अमाउंट पेड निकालनी है बाय कस्टमर हु आर एडल्ट। तो हमारी कंडीशन क्या है? मुझे क्या निकालना है? टोटल अमाउंट निकालनी है। और कंडीशन क्या दे रखी है? पहली कंडीशन है हु आर एडल्ट्स। पहली बात की वो एडल्ट्स होने चाहिए। तो एडल्ट्स कौन से सेल में लिखा हुआ है? ये वाले सेल्स में, यानी वैल्यू किस पे लगेगी? B2 से B101। तो ये वैल्यू B2 से B101 पर लगेगी। ठीक है, एक कंडीशन। और दूसरी, बट डू नॉट गेट डिस्काउंटेड। तो मतलब उनका फुल प्राइस होगा ना, तो जीरो मीन्स डिस्काउंटेड प्राइस था, तो उनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, यानी वन। तो ये 01 किस में लिखा है? पेमेंट कैटेगरी वाले में। उनका सेल एड्रेस क्या है? C2 से C101। तो दूसरा वाला कंडीशन क्या है? नॉट डिस्काउंटेड होने चाहिए वो। और नॉट डिस्काउंटेड वाली कंडीशन किस पे लग रही है? C2 से C101 पर लग रही है, यानी उसकी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, है ना। नॉट डिस्काउंटेड मतलब 1 ही है। ठीक है, तो अब जरा देखें, इन्हीं से हमारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो आपको टोटल अमाउंट निकालनी है, यानी आपको सम ही अप्लाई करना है ना, सम ही निकालना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो फॉर्मूला क्या होगा? सम इफ होगा। लेकिन कंडीशन दो दे रखी है, एक से ज्यादा। अगर कंडीशन एक होती तो फंक्शन क्या लगता? सम इफ। लेकिन अब कंडीशन एक से ज्यादा है, तो फंक्शन क्या लगेगा? सम इफ्स। ओके, तो यहां सम है तो गलत है, सम इफ्स के तीन है। अब देखते हैं तीनों में से कौन सा सही है। तो पहली बात इक्वल टू सम इफ्स, उसके बाद, ठीक है, एक बात और समझने वाली आ जाती है यहां पर, सम इफ्स का सिंटैक्स क्या होता है ये भी समझेंगे। तो सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका, तो ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू सम इफ्स सबसे पहले आता है, इसी में आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, रुको, ये देखिए, ये रहा।
सबसे पहले आप सम रेंज लिखेंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, इस तरीके से। ये भी समझने की बातें हैं, ये क्राइटेरिया सम रेंज है क्या है। तो इक्वल टू सम इफ्स, सबसे पहले लिखा सम रेंज। सम रेंज मतलब वो सेल के एड्रेस जिनका आपने सम निकालना है। तो आपको टोटल अमाउंट निकालनी है ना। तो टोटल अमाउंट किन सेल्स में पड़ी है ये आप चेक करोगे। तो प्राइस किस में पड़ा है, इन वालों में पड़ा है प्राइस। ओके, उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज मतलब वो सेल के एड्रेस लिखने हैं जहां पर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। तो क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होगी ना, और क्राइटेरिया 1, ये जो क्राइटेरिया है दिस इज कंडीशन जो इन सेल्स पर अप्लाई होगा। और ये अप टू चलेंगे n, क्योंकि सम इफ्स में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो क्राइटेरिया रेंज n कॉमा क्राइटेरिया n, इसी पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टोटल अमाउंट पेड। तो इससे मुझे पता चला कि सम इफ्स लगेगा। और सम इफ्स का सिंटेक्स क्या है, पहले आपने सम रेंज, तो टोटल अमाउंट पेड निकालनी है, वो किस में है, डी वाले सेल में है प्राइस। तो इन सेल का एड्रेस आएगा, यानी D2 से लेकर, D2 में वैल्यू है ना, D2 से लेकर D101, कॉमा, पहली कंडीशन क्या है, हु आर एडल्ट्स। हु आर एडल्ट्स किस में है, इस वाले सेल्स में, यानी B2 से B101, B2 से B101, इसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वो एडल्ट हो। ओके, और दूसरी नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, बट डू नॉट गेट डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड वाली किस में है, इसके अंदर सी वाले में, कॉमा, C2 से C101, जिसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, और ब्रैकेट बंद। अब ये चीज चेक कर लो, यही था ना सम रेंज। तो सम किसका निकालना है, D2 से D101 जिसमें प्राइस है। क्राइटेरिया रेंज B2 से B101 इज वो सेल के एड्रेस जिनमें पहली क्राइटेरिया, पहली कंडीशन लगी है, कॉमा, दूसरे सेल के एड्रेस जिसमें दूसरी कंडीशन लगी है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखो गड़बड़ क्या है, तो D101 लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ पे बी नहीं लिखा हुआ एड्रेस के लिए, तो इसीलिए गलत है। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पहले आपकी कंडीशन दे दी गई है, तो ये तो गलत है, ये वैसे ही गलत था। तो आंसर क्या बन जाता है, दिस। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दिस इज सम रेंज, ये आपका क्राइटेरिया रेंज 1 जिसपे इक्वल टू एडल्ट, ये नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज, और अगली ये कंडीशन। तो ये बन जाता है आपका आंसर। देखिए बहुत बारीकी से समझना पड़ता है चीजें, लेकिन सब कुछ क्वेश्चन में है, कुछ नहीं है। सिंटेक्स पता था तो हमने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत तो आई ही नहीं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। ओके, वी लुकअप। वी लुकअप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे आप स्टेट एग्जाम के लिए बात करो स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। तो वी लुकअप है क्या, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो वी लुकअप इज वर्टिकल लुकअप। इसका फंक्शन क्या है, इट लुकअप्स द वैल्यू अक्रॉस द कॉलम्स। ये क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन और यही क्वेश्चन कि वी लुकअप का काम क्या है। तो भाई ये किसी वैल्यू को ढूंढ रहा है, लुकअप कर रहा है, लेकिन कहाँ ढूंढ रहा है, कॉलम के क्रॉस ढूंढ रहा है। ऐसे ही मेरे पास एच लुकअप भी है। एच लुकअप फॉर्मूला है, फंक्शन है ये एक्सेल के, दैट इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। और हॉरिजॉन्टल लुकअप क्या करता है, ये भी लुकअप कर रहा है वैल्यू, लेकिन अक्रॉस रोज करेगा। ये एच लुकअप अक्रॉस कॉलम्स करेगा, सॉरी वी लुकअप अक्रॉस कॉलम करेगा, और एच लुकअप अक्रॉस
रोज करेगा। ओके, ये डेफिनेशन और ये क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन यही है। अब आगे इसकी फंक्शनिंग पर बात करते हैं और शीट बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स नोट कर लेंगे यहीं से। पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, इक्वल टू वी लुकअप, ये तो आपका फंक्शन हो गया, लेकिन इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आप उस सेल का एड्रेस लिखेंगे जिसकी वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, तो वो लुकअप वैल्यू हो गया, जिस उस सेल का एड्रेस जिसकी हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। टेबल एरर का मतलब है कंप्लीट टेबल, जिस टेबल में से ढूंढ रहे हैं उस कंप्लीट टेबल का एड्रेस, तो टेबल एरे आ गया। और जिस चीज को ढूंढ रहे थे, जिस कॉलम को ढूंढ रहे थे, वो कौन से नंबर पे पड़ा है, इसको मैं आपको एक टेबल के जरिए समझाती हूँ। ऐसे मानिए आपके पास एक टेबल है, कोई कंपनी चल रही है, बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके 2000 प्रोडक्ट हैं उसके पास। तो आप उन 2000 प्रोडक्ट में से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस चाहते हो, तो क्या उन उस पूरी एक्सेल शीट में से 2000 चीज़ों की एक्सेल शीट है, उसमें से आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढोगे, उसका प्राइस ढूंढोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसकी जगह हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं कि मेरे पास टेबल बना है जिसमें लिखा है प्रोडक्ट का नेम, उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर 1 से लेकर 5000 प्रोडक्ट्स की एंट्रीज है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल, पेन, बैग, इरेजर, रिमोट, ये चीजें लिखी हैं और इनका कुछ प्राइस ऐसे लिखा हुआ है समथिंग, ठीक है। अब इनमें से मुझे बैग का प्राइस चाहिए 5000 आइटम में इसमें, तो मैं अब टेबल में थोड़ी ढूंढती रहूंगी, तो मैं वी लुकअप अप्लाई करूंगी। अब वी लुकअप कैसे अप्लाई होगा ये देखिए, तो हम लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ये देखिए यहाँ पे लिखते हूँ मैं, इक्वल टू वी लुकअप। तो आप लुकअप वैल्यू कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर एक्सेल में एक छोटा सा टेबल मेंटेन करना पड़ेगा, जहां पर आपको क्या चाहिए, आप नेम डालो प्रोडक्ट का और उसका प्राइस आ जाए, ये चीज चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ बैग लिखा तो उसका प्राइस आ जाए, ठीक है। तो आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, ये सेल है, इसको आप ढूंढना चाह रहे हो, तो इसका एड्रेस मानो H2 है, तो लुकअप वैल्यू इज H2, कॉमा कहाँ से ढूंढ रहे हो, इस टेबल में से ढूंढ रहे हो, तो इस टेबल का एड्रेस मान के चलो A1 से लेकर H9 है सपोज, कॉमा, तो जिस कॉलम को आप ढूंढ रहे हो, प्राइस को ढूंढ रहे हो ना, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो 1 2 3 कॉमा 3। इसके बाद हम लिखते हैं या तो फॉल्स या तो ट्रू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। फॉल्स और ट्रू का क्या मतलब है, ट्रू हम तब लिखते हैं जब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, जैसे किसी का नाम, जैसे नाम है तो हम प्रदीप लिखते हैं, तो कई लोग PAR लिखते हैं, कई PRA लिखते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाती है। लेकिन किसी का प्राइस है तो प्राइस हमेशा वही रहता है कि अगर वो 52 का है तो 52 ही है, समथिंग ऐसे। तो जब आप नंबर्स की बात करते हैं तब आप फॉल्स लिखते हैं, ओके। जब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चाहिए तो ट्रू, जब एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो फॉल्स। वैसे मोस्टली हम लोग फॉल्स लिखते हैं, चाहे ट्रू लिख दो चाहे फॉल्स लिख दो, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। आगे थोड़ा सा समझते हैं और इन चीज़ों को। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें प्रोडक्ट दिया है, क्वांटिटी दी है, प्राइस दी है, इस तरीके से एक टेबल है। अब आप लोगों ने वी लुकअप अप्लाई किया, तो देखिए कैसे, तो ये आपका एक मान के चलिए, ये आपका एक टेबल था, तो आपने इस तरीके से यहाँ मेंटेन किया। अब जैसे ही प्रोडक्ट का नाम डालते हैं उसका प्राइस आ जाता है ऐसा। तो उसके लिए हम यही अप्लाई करेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, इस सेल का एड्रेस, तो इस सेल का एड्रेस हमने ले लिया J5 है सपोज, कहाँ से, टेबल एरे, तो इस टेबल का एरे है जैसे A1 से लेकर H10 तक है, और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है मेरा, प्राइस ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है। तो जिसको ढूंढ रहे हैं, प्राइस को ढूंढ रहे हैं, वो कॉलम में कौन से नंबर पे है, तीसरे। और उसके बाद हम ट्रू या फॉल्स लिखते हैं, मैंने को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैंने फॉल्स लिखा, ऐसे अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डालोगे, आपने ग्रोसरी डाली तो उसका सॉरी सॉरी, ग्रोसरी डाली तो उसका वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ओके। चलिए, तो इस पर बेस क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे, बहुत आसान है।
जिनको आंसर समझ में आ जाएगा वो लोग कमेंट करेंगे फटाफट, जिनको लग रहा है कि ये आंसर बन सकता है तो फटाफट कमेंट करेंगे, बाकी लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले द टेबल अबव इज अ लिस्ट ऑफ 2018 एकेडमिक अवार्ड नॉमिनीज फॉर बेस्ट एक्ट्रेसेस। तो ये एक टेबल दे रखा है जिसमें 2018 के अवार्ड नॉमिनीज के नाम है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। बिरियाना इज आस्क्ड टू राइट अ फॉर्मूला। बिरियाना को एक फॉर्मूला दिया गया कि उसने क्या बताना है कि ग्लेन क्लोज, तो आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू है ग्लेन क्लोज, ठीक है। और क्या ढूंढना है, क्या उसने अवार्ड जीता या नहीं जीता, ये ढूंढना है आपने। ओके, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में पहले क्या लिखते हैं, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में अभी तक हम पढ़ रहे थे सेल का एड्रेस लिखना, लेकिन अगर सेल की एड्रेस की जगह उसका नाम दे रखा है तो हम नाम लिख सकते हैं। तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, ग्लेन क्लोज। तो इस टेबल में से मैं ढूंढना चाह रही हूं कि ग्लेन क्लोज जो है क्या उसे अवार्ड मिला या नहीं मिला। तो कहां से ढूंढ रहे हो, टेबल में से ढूंढ रहे हो। तो टेबल क्या है, A3 से लेकर D7 तक है, A3 से लेकर D7 तक है। और जिसको ढूंढ रहे हो उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या उसने अवार्ड जीता या नहीं। तो वो किस में होगा, अवार्ड में, क्या वो जीती या नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो उस सेल उसका कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर क्या है 1 2 3 4, और उसके बाद फॉल्स या ट्रू कुछ भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट बंद। तो देखते हैं जरा, पहला वाला तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहीं पर कॉलम इंडेक्स नंबर गलत दे रखा है। वो तो 4 है, हम ढूंढ रहे हैं कि उसने अवार्ड जीता या नहीं जीता। तो उसका कॉलम क्या है, कॉलम नंबर क्या है 4, तो इसीलिए ये गलत। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अल्फाबेट दे दिया है, अल्फाबेट की जगह नंबर आता है कॉलम का, तो इसलिए गलत। ये भी इसलिए गलत क्योंकि नंबर की जगह डी लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाता है, डी ऑप्शन, कि ग्लेन क्लोज ने इस टेबल में से ढूंढा और ये 4 नंबर क्या है, अवार्ड का कॉलम नंबर है, क्या उसने जीता या नहीं जीता, और फिर फॉल्स। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लीजिए, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैचअप करना है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईसीटी का, नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। सिंप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो कम्युनिकेशन मोड या ट्रांसमिशन मोड, कम्युनिकेशन मोड 3 टाइप के हैं, एक है सिंप्लेक्स, एक है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स को हम डुप्लेक्स भी कहते हैं। तो जब मैं सिंप्लेक्स की बात करती हूँ तो इसका एग्जाम्पल होता है रेडियो या टेलीविजन। तो ऐसा मान के चलो कि दिस इज टेलीविजन और दीज आर अस द रिसीवर्स। तो टेलीविजन ने हमें डाटा ट्रांसमिट किया, क्या हमने कभी रिप्लाई बैक किया, तो हमने कभी भी रिप्लाई बैक नहीं किया ना। कि टीवी ने हमें डाटा ट्रांसमिट किया और हमने सिर्फ उस चीज को देखा, हमने कभी बातचीत थोड़ी की है। यहाँ पे रिप्लाई बैक सेंटर ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीवर उस पर रिवर्ट कर रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो टीवी ने हमें डाटा ट्रांसमिट किया, क्या हमने उससे कम्युनिकेट किया, हाय हाउ आर यू, कैसे हो टीवी, बताओ जरा ठीक ठाक हो, कैसा चल रहा है लाइफ, हमने किसी ने ऐसे बातचीत किया, तो कभी नहीं किया। तो यानी सिंप्लेक्स क्या है, वन साइडेड ट्रांसमिशन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंडर ही मैसेज को भेज सकता है, रिसीवर रिसीव ही करेगा। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी सभी को पता है। अब वॉकी टॉकी में कैसे काम होता है, सेंडर ने अपनी बात कही और फिर कहा ओवर एंड आउट। इसका क्या मतलब, क्यों कहा ओवर एंड आउट, भाई मेरी बात खत्म हो गई, क्यों बताना जरूरी है कि अब तुम कह लो, क्योंकि रास्ता एक है, या तो मैसेज जाएगा या आएगा मैसेज। दोनों टाइम से मैसेज आ गया, एक टाइम पे दोनों साइड से मैसेज आ गया तो टकरा जाएगा, तो ना इसका मैसेज यहाँ पहुंचेगा ना इसका मैसेज यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो रास्ता एक है ना, तो दोनों साइड से मैसेज भेज दिया तो टकरा गया, ना इसका मैसेज यहाँ पहुंचा ना इसका यहाँ। तो यानी एट अ टाइम ओनली वन कैन सेंड मैसेज, जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स पे ट्रेन आ भी सकती है, ट्रेन जा भी सकती है, लेकिन एट अ टाइम या तो ट्रेन आएगी या जाएगी, और एक टाइम पर दोनों साइड से ट्रेन आ गई तो टकरा जाएगी। दिस इज हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है टेलीफोन।
अब टेलीफोन में हम बात करते हैं तो कभी कभी एक टाइम पर दोनों ही बातें कह देते हैं, सेंडर एंड रिसीवर दोनों ही, किसी की बात कटती थोड़ी है, दोनों को सुनाई देती है, ठीक है, तो दैट इज फुल डुप्लेक्स टेलीफोन, टू साइडेड ट्रांसमिशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, तो सिंप्लेक्स क्या है, डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड एट द सेम टाइम, तो ये तो डुप्लेक्स हो गया ना, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड एट द सेम टाइम पे डाटा सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, तो ये तो डुप्लेक्स हो गया ना, डुप्लेक्स का काम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, डाटा सिर्फ सेंड होगा और सिर्फ रिसीव होगा, तो कौन करता है, दैट इज सिंप्लेक्स। और इसमें क्या है, डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड बट नॉट एट द सेम टाइम पर नहीं होगा, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लीजिए। अच्छा कौन सा, ओके फुल फॉर्म इज रॉन्ग, सीमॉस, अच्छा यही गलत दे रखा है, सीमॉस ही। सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीमॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और कहाँ यूज करते हैं हम इसको, तो इट मैनेज डेट एंड टाइम, डेट और टाइम मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, डेट एंड टाइम मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। और डी रैम इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये हम बैंक में यूज करते हैं, यूज्ड इन बैंक्स टू रीड चेक्स, और ये एक इनपुट डिवाइस है MICR। VLSI इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये इस्तेमाल हुआ था 4th जनरेशन में एज अ इंटरनल कंपोनेंट, ठीक है। फिलहाल ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट दे रखा है, जिसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके दो एजर्शन का क्वेश्चन आ गया, दो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, यूजीसी में क्वेश्चंस बनते हैं ये वाले तो एजर्शन के। स्टेटमेंट 1, शेयरवेयर इज, ओके शेयरवेयर के बारे में बता देती हूँ फिर आगे चलेंगे। शेयरवेयर क्या है, तो शेयरवेयर एक तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो पेड होते हैं लेकिन बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो पेड फॉर ट्रायल बेसिस ओनली है, लेकिन बाद में वो पेड हो जाएंगे। जैसे कोई एंटीवायरस मैंने इंस्टॉल कर रखा है मेरे पीसी में, तो वो 2 महीने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन पे मिला था, तो जब उसका फ्री सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो मुझे उसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। या OTT प्लेटफॉर्म्स, जिसमें मुझे 10 मिनट के लिए कोई एक वेब सीरीज का पहला एपिसोड फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया गया, उसके बाद वो पेड है, ठीक है, इस तरीके से ये शेयरवेयर होते हैं, ट्रायल बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है लेकिन बाद में पेड है। चलिए स्टेटमेंट 1 क्या है, शेयरवेयर इज लिमिटेड फंक्शनिंग फ्रीवेयर एंड नॉर्मली एक्सपायर्स आफ्टर अ वीक और मंथ, ठीक है ट्रू है। फ्रीवेयर भी दे रखा है ना, फ्रीवेयर समझते हैं, ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट। फ्रीवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर वो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन आप उसका सोर्स कोड नहीं बदल सकते। सोर्स कोड क्या होता है, यानी कोई भी ऐप है जैसे भी काम कर रही है उसके पीछे कोई फंक्शनिंग होगी ना, कोई कोडिंग की गई होगी, दैट इज सोर्स कोड। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का अपना एक स्पेसिफिक काम है, उसको बोलो तुम टेलीग्राम जैसा काम करो तो वो नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका जो सोर्स कोड है वो उसको नहीं कहता कि तुम्हें टेलीग्राम जैसा काम करना है, दैट इज सोर्स कोड। तो फ्रीवेयर कौन होते हैं, जो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट सोर्स कोड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यही तो कह रहा है ये कि शेयरवेयर इज लिमिटेड फंक्शनिंग फ्रीवेयर, लिमिटेड ही फंक्शनिंग है फ्रीवेयर में, कुछ ही टाइम के लिए हमें फ्री मिलता है, ट्रायल बेसिस के लिए फ्री मिलता है, एंड नॉर्मली एक्सपायर आफ्टर अ वीक और मंथ, तो वो एक्सपायर भी हो जाता है, या वीक के लिए होता है या मंथ के लिए होता है, तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, शेयरवेयर कोड कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देखो पायरेटेड वाला वर्जन आ जाता है, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो मैं उसको लोगों को इस्तेमाल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रही हूँ 1 वीक के लिए, ले उसके बाद वो पेड हो जाएगा, तो वो मेरा सॉफ्टवेयर है ना,
तो कोई और मेरे सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम आ जाता है ना, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो पहली स्टेटमेंट ही यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरे पीसी में अगर एमएस ऑफिस नहीं है तो क्या मैं अपने पीसी में काम कर सकती हूँ? बिल्कुल। सिर्फ एमएस ऑफिस रिलेटेड काम नहीं कर पाओगे, बाकी सब काम कर पाओगे। चाहे आपने मूवी देखनी है, चाहे गेम खेलनी है, वो सब करोगे। दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर कौन होता है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल का अपना एक स्पेसिफिक काम है। तो अगर मेरे पीसी में एमएस एक्सेल नहीं है तो आप सिर्फ एमएस एक्सेल रिलेटेड काम नहीं कर पाओगे, बाकी सब तो कर ही पाओगे। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग भी है। वर्ड प्रोसेसिंग इज एमएस वर्ड। कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड, पोस्टर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इसका भी स्पेसिफिक काम है। तो कौन सा नहीं है पूछा था, तो कंपाइलर नहीं है, क्योंकि कंपाइलर एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम कराते हैं। जैसे एमएस विंडोज है, अगर ये विंडोज मेरे पीसीज में नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकती ना अपने पीसी में। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आते हैं। अगर ये चीजें नहीं प्रेजेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं प्रेजेंट, तो पीसी आपका डब्बे के बराबर हो जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या? कंप्यूटर की भाषा अलग, हमारी भाषा अलग, तो आपस में मेरी तमिल, आपकी हिंदी, कैसे आपस में बात करेंगे? मैं पढ़ाती रहूं, आपको समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, जो मर्जी बोल लूं। सेम वही बात है, कंप्यूटर सारे हार्डवेयर पड़ा है, सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। जो मर्जी इंस्ट्रक्शन देते रह जाओ, उसको तो समझ ही नहीं आना जब तक उसकी लैंग्वेज में नहीं बदलोगे, और उसकी लैंग्वेज इज बाइनरी। तो इसलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो चाहिए ना, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइज आर ट्रू? कौन सा ट्रू है ये चेक करना है। तो मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है। मेमोरी यूनिट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट। चलिए, तो केबी यूनिट्स कैसे लिखते हैं? केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, ZB, YB, ये यूनिट्स हैं आपकी। सबसे छोटी इज KB, यहाँ पे बड़ी इज YB। तो आप देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट इज ट्रू। 25 KB इज लार्जर देन 100 MB। तो पहले 100 MB को जरा KB में बदलो तो कैसे होगा? बदलेंगे जरा, कैसे बदल सकते हैं? देखो, इसके लिए मैं एक बात बताती हूँ। 1 KB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो ऑप्शन दिया है 512 इंटू 512 बाइट्स, 1000 इंटू 1000 बाइट्स, और 1024 इंटू 1024 बाइट्स, और डी नन। कौन सा सही? तो पहला तो गलत है। अगर 1 KB को, सॉरी 1 MB होगा यहाँ पे, अगर 1 MB को आपने बाइट्स में बदलना है तो 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर है, और 1 MB 1024 KB के बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे MB को बाइट्स में बदलना है तो मैं 1024 से 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो वो बाइट्स में बदल जाएगा, तो इसलिए आंसर ये हो जाता है। तो अभी सेम क्वेश्चन मैंने दिया कि 25 KB है, 25 KB इज लार्जर देन 100 MB कह रहा है। तो पहली बात तो यूनिट ही देख लो, ये KB है और ये MB है, तो MB तो बड़ा ही होता है, और यहाँ 25 है और यहाँ 100 है, तो ये तो बड़ा ही बनेगा, तो ये लार्जर है इससे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो, 999 MB इज लार्जर देन 25 GB। ठीक है, पहली बात तो GB बड़ा है, लेकिन यहाँ 999 दे रखा है, तो मे बी मल्टीप्लाई करने पर कुछ ज्यादा आ जाए। तो अगर 50 GB को आप MB में बदलते हो तो कैसे होगा? 50 इंटू 1024 MB, और ये 999 MB, तो अब कौन ज्यादा आने वाला है? तो ये ज्यादा आने वाला है।
तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला देखो 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB, तो करेक्ट है क्योंकि KB जो है वो GB से छोटा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। आगे ये वाली भी देख लो, 2350 बाइट्स है, इज स्मॉलर देन 2 KB। 2350 बाइट्स है, अगर 2 KB को बाइट में बदलते हो तो 2 इंटू 1024 करोगे तो ये बाइट्स में बदलता है। देखो हम स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर यूनिट में क्यों बदल रहे हैं, जब दोनों बराबर यूनिट्स में होंगी तभी तो पता चलेगा छोटा कौन बड़ा कौन। तो अगर ये KB में ये MB में, तो कैसे बताओगे कौन छोटा कौन बड़ा? तो इसीलिए एक पर्टिकुलर यूनिट में बदलना होता है। तो यहाँ 2350 बाइट्स से स्मॉलर देन 2 KB है, तो 2 KB को हमें बाइट्स में बदलना पड़ेगा, जो 2 इंटू 1024 है। तो ये तो छोटा ही आएगा, ये बड़ा है। ठीक है, तो आंसर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रैंक्ड एंड फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। ओके, मेमोरी के लिए हम लोग को एक हिरारिकी याद करनी पड़ेगी, और मेमोरी का क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सबसे स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इज रजिस्टर, उसके बाद कैशे आती है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी आती है उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आती है, और उसके बाद क्लाउड्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है रजिस्टर एंड फास्टेस्ट भी। अब एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग पूछा गया ना, तो क्या क्या ऑप्शन में है? CPU, कैशे, रैम, SSD, ऑप्टिकल ड्राइव। तो सबसे स्लोएस्ट कौन सी होगी? देखो SSD इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर आता है CD, DVD और BRD। तो SSD हम लोगों ने सुना है कि हार्ड डिस्क जो है प्रोसेसिंग स्पीड स्लो दे रही है, जिसकी वजह से हम लोग SSD पर शिफ्ट हुए हैं। तो अगर मैं प्रोसेसिंग स्पीड यानी एक्सेस टाइम की बात करूं तो सबसे स्लोएस्ट कौन होगा? CD, DVD, BRD होगा, यानी ऑप्टिकल डिस्क होगा। तो यानी ये आपका सबसे स्लोएस्ट होगा ना, तो ये आपका सबसे स्लोएस्ट हुआ। इसके बाद कौन आएगा? क्योंकि सबसे स्लोएस्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में दो चीजें आ रही हैं, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव और एक ऑप्टिकल ड्राइव, लेकिन इन दोनों में से भी फास्टेस्ट इज SSD ना, तो सेकेंड पर कौन आएगा? SSD। उसके बाद कौन आता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रैम दे रखा है। उसके बाद फास्टेस्ट कौन है? कैशे, ये रहा। अगर ऑप्शन में रजिस्टर होता तो आंसर रजिस्टर आता। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, तो दिस वाज टुडेज वीडियो, इतना ही हम लोग आज रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ICT के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ UGC नेट पेपर 1 फॉर ICT। अगर आप लोग को ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं और आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड लग रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर द मोटिवेशन, ताकि मैं इस तरीके की और वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और फॉरवर्ड भी करिए। तो थैंक यू सो मच।